राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार, साथ ही राष्ट्रीय IMS से कई सारे पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर भारती कश्यप हमारे साथ हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य, साथ ही समाज सेवा के लिए लगातार अनवरत प्रयासरत हैं। झारखंड को सर्वाइकल कैंसर मुक्त कराने का संकल्प, साथ ही दृष्टि खो रहे बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संकल्प लिया है वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नारी स्वरूपा कार्यक्रम में हम डॉक्टर भारती कश्यप का स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करेंगे उनके पूरे संघर्ष की कहानी के बारे में। चलिए हम लोग इनसे सीधे बातचीत करते हैं। डॉक्टर भारती कश्यप की शख्सियत चिकित्सा के क्षेत्र में जग जाहिर है और अब उनके उन संघर्षों के बारे में बात करेंगे, खासतौर पर वो बचपन का संघर्ष जो आज सफलता की ओर बढ़ चुका है। मैम, बचपन का संघर्ष और समाज, सारी चीज़ों को साथ लेकर के आप चल रही हैं। देखिए, जब मैं 15 साल की थी तब तक मेरा जीवन बहुत ही लग्जरियस था। वो कहते हैं ना, गोल्डन स्पून इन द माउथ। मेरे दादाजी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के HOD थे, आई डिपार्टमेंट के, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, बिहार के डायरेक्टर रहे। मेरे दूसरे दादाजी पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मेरे दादाजी के पास कई फॉरेन की डिग्रियां थी, FRCS समेत। मेरे पापा भी बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जब मैं 15 साल की थी उस समय सडनली जीवन में एक टर्न आया और एक के बाद एक मेरे पापा और मेरे दादाजी दोनों का ही डेथ, दोनों ही हमें कैंसर की वजह से छोड़ के चले गए। तो उस समय में मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, 10th बोर्ड। तो मेरे पापा जब कैंसर से लड़ रहे थे तो उस समय में हम लोग को रोज़ एक दिल्ली से पोस्ट कार्ड लिखते थे पीला रंग का। जब मैं उनके पास पटना में गई मिलने के लिए, जब वो आ चुके थे दिल्ली से, तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग रीज़न नहीं पूछते, 6 महीने के बाद लोग कारण भूल जाते हैं लेकिन वो रिज़ल्ट याद रखते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि लोग कारण तो भूल जाते हैं 6 महीने में, लेकिन जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, उसको भूल जाते, उसको ही याद रखते हैं। तो इसीलिए हमको अपना परिणाम हमेशा अच्छा रखना है, चाहे कैसे भी कारण हो, हमें संघर्ष करना है। तो मेरे पिताजी का जब डेथ हुआ तो हम लोग पटना फिर गए दोबारा। तो एग्ज़ाम के समय मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई, पटना में ही रह गई। जब एग्ज़ाम देने आई तो बस एग्ज़ाम के 15 दिन बचे थे। तो 15 दिन में ही मैंने जो भी पढ़ाई की और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं पटना में फिर आ गई और हमारा पुश्तैनी घर है और पटना साइंस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जब मेरे पापा पोस्ट कार्ड लिखते थे तो उसमें उन्होंने एक बात ये भी लिखी थी कि जो उनकी डेथ के बाद वो पोस्ट कार्ड मुझे मिला था कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज में पापा की मृत्यु के बाद जब मैंने +2 किया तो उसके बाद जब मेडिकल में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी शादी तुरंत ही कश्यप परिवार में हो गई। और इस शादी के पीछे मेरी छोटी बहन के फ्यूचर का भी, इस शादी का डिसीजन मैंने अपनी छोटी बहन के फ्यूचर को देखते हुए किया, क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी भी एक ही दिन, उसी मड़बे पर हुई। मेरे हस्बैंड के छोटे भाई से 2 बहनों की शादी एक ही दिन, एक ही मड़बे पर एक साथ हुई। मेरे हस्बैंड के छोटे भाई से उसकी शादी हुई और इतनी कम उम्र में जो शादी का फ़ैसला था मेरा, ये मेरी छोटी बहन के फ्यूचर से भी निर्देशित था, जुड़ा हुआ था। तो इसके बाद मैं रांची आ गई और सेकेंड MBBS के समय में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ।
तो जब सेकेंड MBBS की पढ़ाई हो रही थी तो उस समय में मैं प्रेग्नेंट थी, तो 4 मंजिला RMCH में रोज़ दिन में 3 बार 4 बार उतरना चढ़ना होता था, वार्ड ड्यूटी होती थी। बहुत संघर्ष भरा समय था। उसके बाद एग्ज़ाम के लास्ट दिन मैंने वाइवा दिया PSM का, और उसके 2 घंटा बाद मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ और मेरा पहला बेबी हुआ। बेबी होने के बाद फाइनल MBBS की जो सबसे कठिन पढ़ाई मानी जाती है MBBS की, वो शुरू हो गई। मेरा बेबी अक्सर टर्मिनल एग्ज़ाम के समय में, जो हमारा तिमाही एग्ज़ाम होता है, उस समय मेरा बेबी हमेशा बीमार पड़ जाता था। तो मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत करती थी, और वही 19-20 साल की उम्र में जो मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा वो मुझे आज भी काम आ रहा है। जैसे कि मेरा एक बार टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम गुरनीता था। तो गुरनीता भी बच्चों के क्लास के लोगों के साथ एग्ज़ाम के दूसरे दिन ऑटो में जा रही थी। मैंने प्यार किया मूवी लगी थी, सारे क्लास के जो भी छात्र छात्राएं हैं, मैंने प्यार किया मूवी 10 ऑटो में जा रहे थे हॉस्टल से निकल के। मैं घर से आना जाना करती थी, लेकिन मैं हॉस्टल जाती थी पढ़ने के लिए उसके साथ, गुरनीता के साथ, कंबाइंड स्टडी। तो मैंने जैसे देखा कि मैं हॉस्टल अपने बीमार बेटे को छोड़ के, जो अक्सर बीमार पड़ा करता था बचपन में, हॉस्टल आई हूँ पढ़ने के लिए, और ये तो सिनेमा देखने जा रही है। मैंने प्यार किया मूवी लगी थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे आंसू देख के गुरनीता ऑटो से उतर गई और मेरी कार में बैठ गई, और फिर हम हॉस्टल गए और सारे बच्चे सिनेमा देखते रहे, हुड़दंग मचाते रहे, और मैं लगातार पढ़ते रही। इस तरह मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। रात के खाने के समय भी हॉस्टल में बहुत हुड़दंग होता था, और 1-2 घंटा लोग बर्बाद करते थे। उस समय मैं अपना दरवाज़ा लॉक कर देती थी ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, और मैं 15 मिनट में खाना खा के फिर से पढ़ने लगती थी। तो इस तरह से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, और ये भी सीखा कि परिणाम ही लोग देखते हैं, रीज़न तो लोग भूल जाते हैं। चलिए अब हम आगे बातचीत करते हैं उस दौर की जब लोग नेत्रदान नहीं करते थे, यानी कि 90 के दशक में स्थानीय लोगों द्वारा नेत्रदान नहीं होता था, और आपने और साथी डॉक्टर BP कश्यप ने वर्ष 1996 में इसकी शुरुआत की, जहां पे स्थानीय मृतक जो लोग थे उनके नेत्रों के दान के बाद ये पूरी मुहिम को शुरू की थी। मैम, उसमें कितनी परेशानी आई थी और इससे लोकप्रिय बनाने में क्या क्या कदम आपने उठाए थे मैम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वर्ष 1991 में डॉक्टर BP कश्यप जापान से अकीरा मोमियोसे के यहाँ से कॉर्निया की फेलोशिप करके आए, नेत्र प्रत्यारोपण, कॉर्निया प्रत्यारोपण की विशेष ट्रेनिंग लेकर के आए। उस समय में मैं जस्ट MBBS ग्रेजुएट थी। उसी समय से अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर मैंने नेत्रदान जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिया, और इतना जोर शोर से चलाया कि वर्ष 1996 में स्वर्गीय हरि प्रसाद की मृत्यु के बाद उनके घर वालों ने हमें उनका मृत्युपरांत उनके नेत्रों का दान किया। और जब उनके नेत्रों का प्रत्यारोपण किया गया 2 लोगों में जो दृष्टि खो रहे थे, तो उसका मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज किया। इसके बाद जो हमें कुछ और मीडिया कवरेज की वजह से कुछ और हमें जो मृत्युपरांत नेत्रदान मिले, उन सभी लोगों का हम लोगों ने नेत्र दाता सम्मान समारोह कराया, जिसे लोकल मीडिया ने बहुत प्रचारित किया। तो इसकी वजह से नेत्रदान आगे बढ़ा। उस समय बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मृत्युपरांत नेत्रदान आगे बढ़ा। पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में ही हमें आँखों को लाना भी होता था और लगाना भी होता था दृष्टिहीन को। समय बहुत कम होता था, तो हम लोग मॉइस्ट चेम्बर होता है बर्फ़ का, उसमें हम लोग आँख लेकर के आते थे, पूरी की पूरी आँख निकाल के लाते थे। अब तो हम कॉर्निया निकालते हैं, आकर के यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोग कॉर्निया निकालते थे। उसके बाद रात भर जग कर हम लोग रिसिपिएंट के यहाँ फ़ोन करते थे, दृष्टिहीन की सूची रहती थी, और उनको तुरंत आना होता था ताकि आँखें 24 घंटे के अंदर लग सके, क्योंकि हमारे पास MK मीडियम नहीं था। उस समय अलग अलग तरीके का वाक़या है मेरे पास जो मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि वर्ष 1996 में वर्ष 1998 में
98 में मैं वहाँ गई, एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद गई और वहाँ पे मैंने कॉर्निया की फेलोशिप की। कॉर्निया फेलोशिप के बाद मुझे एमके मीडियम मिलने लगा, वहाँ मैंने आई बैंक में भी प्रशिक्षण लिया। तो जब एमके मीडियम मिलने लगा, उसमें आँख 4 दिन तक सुरक्षित रहती है, तो काम थोड़ा आसान हुआ। लेकिन फिर भी इसमें कई तरह की अड़चनें थी। जैसे उस समय मेरे पास रात में ड्राइवर नहीं होता था और नेत्र दान मृत्युपरांत अक्सर रात में ही इसके कॉल आते थे। एक बार जोन्हा से प्रभात खबर के एक पत्रकार ने फ़ोन किया, उसके घर में मृत्यु हुई और 2 दिन के अंदर उसके दादा और दादी की डेथ हुई। तो 2 दिन के अंदर में मुझे रात के 12 बजे खुद कार चला कर जाना पड़ा। मेरे पास पिस्ता ग्रीन कलर की एक मारुति गाड़ी होती थी, उस गाड़ी से मैं गई अपनी टीम के साथ और मैंने कॉर्निया सुरक्षित निकाला, क्योंकि उस समय मेरे पास प्रशिक्षित टीम भी नहीं थी। गाड़ी भी रात में मुझे खुद चलानी होती थी और कॉर्निया निकालने का काम भी मुझे खुद करना होता था। एक बार हम लोग सिनेमा देख रहे थे, देवदास मूवी, उस समय आई डोनेशन कॉल आया, सिनेमा देख नहीं पाए। एक बार कर्फ्यू लगा हुआ था, तो जिनका हमें कॉर्निया निकालना था उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमें डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ा। एक बार कर्फ्यू वाली बात तो मैंने आपको बताई। एक बार राखी हो रही थी, मैं अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, थाल सजा रही थी, उसी समय आई डोनेशन कॉल आया। तो मैंने फिरालाल के मुंजाल जी हैं, उनकी घर वालों ने उनकी मृत्युपरांत उनके नेत्रों का दान का मन बनाया। तो फिर मैं फिरालाल के घर गई और मुंजाल जी की कॉर्निया को सुरक्षित लाई। उसके बाद मैंने राखी का पर्व सेलिब्रेट किया। उस समय लोग कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए रिसिपिएंट भी जल्दी नहीं मिलते थे, लेकिन जब हमारे रिजल्ट अच्छे हुए तो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास हुआ, तो लोग भी आने लगे, दूर दूर तक बातें फैली और आज कश्यप मेमोरियल आई बैंक की हमने स्थापना की। आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब बनाया नेत्रदान जागरूकता के लिए। कश्यप मेमोरियल आई बैंक हमने 2002 में बनाया और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की स्थापना हमने 2004 में की। आज भी कश्यप मेमोरियल आई बैंक झारखंड का सबसे ज़्यादा नेत्र प्रत्यारोपण करने वाला आई बैंक है। अभी तक हम लोगों ने 1020 नेत्र प्रत्यारोपण किया है और पिछले 5 वर्षों में हमने 495 नेत्र प्रत्यारोपण किया है। और जब हम लोगों ने नेत्र प्रत्यारोपण शुरू किया था 96 में 1996 में, तो वो संयुक्त बिहार झारखंड का पहला नेत्र प्रत्यारोपण था, जिसे मैंने और डॉक्टर बीपी कश्यप ने मिलकर किया था। मैम, इसी से एक छोटा सा जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, लोगों को आपने प्रोत्साहित कैसे किया कि आप लोग मृत्यु के बाद अपनी नेत्रों का दान करें? परिवार वालों को समझाना कहीं ना कहीं बहुत कठिन काम है। कई बार तो हम उनके परिवार में जाते हैं तो वहाँ बहुत रोना धोना होता था, अब नहीं होता है, जागरूकता बहुत फैल गई है, लेकिन परिवार वालों को समझाना पड़ता था। एक्चुअली हम लोगों ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों का बहुत सहयोग लिया था। उसके बाद जब हमें पहला नेत्र दान हुआ तो उसके बाद जो नेत्रदाता समारोह होता था तो उस समय वो लोग बताते थे कि कैसा उन्होंने नेत्रों का दान किया है, और हम कुछ रिसिपिएंट को भी लाते थे तो वो बताते थे कि कैसे उनकी अंधेरी ज़िंदगी में उजाला फैला। तो इसको देख के भी लोगों को समझ में आने लगा कि ऐसे भी तो जलना ही है, तो जलाना है, उससे अच्छा कि प्रॉपर्टी हम छोड़ के जाते हैं, वसीयत, उससे अच्छा हम अपनी रोशनी छोड़ के जाएं ताकि किसी और की रोशनी में घर में अंधेरे जीवन में उजाला हो सके। तो इस चीज़ को लोगों ने तब बहुत महसूस किया जब जिनकी आंखों में उजाला हुआ है वो आगे आए और बताए कि कैसे उनकी अंधकार में जीवन अच्छा हुआ, और वो वैसे कितने लोग इंतजार कर रहे हैं किसी की मृत्युपरांत नेत्रदान का। चलिए आगे बातचीत करते हैं और जानेंगे दृष्टि बाध्यता के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, साथ ही साथ दूर दराज के सरकारी स्कूलों के 20 लाख बच्चों के जांच और इलाज में किस तरीके से इन्होंने सफलता पाई है। मैम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, मैं 34 वर्षों से MBBS पास करने के बाद 1991 से 1991 से दृष्टि सुरक्षा अभियान चला रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार नेत्र विशेषज्ञों का परिवार है। तो मुझे उसी समय ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी कि किस तरह से आई चेकअप करते हैं और आई स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन 20 लाख सरकारी स्कूल के जो बच्चों की मैंने जांच की, हज़ारों बच्चों को जो चश्मा दिया और सैकड़ों लोगों का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनको दोबारा स्कूल भेजा, यह काम मैंने लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर बना के किया 2007 से। उस समय में ये जो मोबाइल वैन होती है जिसमें आंखों की जांच के उपकरण लगे रहते हैं वो बहुत महंगी होती है, तो मैंने एक लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर बनाया
और इसको लेकर हम दूर दराज के इलाकों में जाते थे। उस समय माओवाद चरम सीमा में था और उस समय हम लोग पलामू, लातेहार, सारंडा के जंगल में बसे गांव में जाते थे और वहाँ 2-2 हफ्ता हमारी टीम रहती थी और वहाँ पर हम इस लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर से लोगों की आंखों की जांच करते थे और चश्मा बनाते थे और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी रांची लाके करते थे। हमने उस समय में हज़ारों झारखंड शिक्षा परियोजना के इस शिक्षकों को ट्रेन किया था प्राइमरी आई चेकअप के लिए, और जब वो लोग चेकअप करके बच्चों को दृष्टि खो रहे बच्चों की लिस्ट बनाते थे, तब हम जाकर के टारगेट चिन्हित बच्चों को देखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि झारखंड शिक्षा परियोजना के लोग जो हैं वो जो 40-50 बच्चों को हर बार ले आते थे, 3 बार वही बच्चे आए जिनकी आंखों में मोतियाबिंद था। और झारखंड शिक्षा परियोजना के पास उस समय में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई फिनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं थी। चश्मा तो वो लोग बनवा देते थे लेकिन मोतियाबिंद ऑपरेशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो लगातार तीसरी बार जब उन्होंने वो मोतियाबिंद के बच्चों को लाया तो उन 50 बच्चों का मैंने अपनी खुद की वित्तीय सहायता से उनका ऑपरेशन कर दिया और उन्हें वापस घर भेजा और उनकी स्कूल की पढ़ाई शुरू कराई। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की बच्चों के मोतियाबिंद ऑपरेशन में। हम लोगों ने उम्दा लेंस लगाए। उसके बारे में मैं बताती हूँ कि जब हम लोगों ने कुछ दिन पहले उन लोगों को मोबाइल पर कॉल किया तो काफ़ी लोगों का मोबाइल सेम था। तो मैंने पाया कि कुछ बच्चे आईटी प्रोफेशनल बन गए हैं, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे पद पे चले गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दृष्टि बाध्यता के बाद अब हम लोग सीधे बातचीत करेंगे। ईश्वर के बाद नारी में ही सृजन की शक्ति है और यह सृजन के साथ साथ लगातार भारती कश्यप जो है समाज में स्वस्थ बनाने के लिए प्रयासरत है और एक नारी पर उसका पूरा परिवार टिका रहता है। ऐसे में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन और साथ ही साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के प्रयासों के बारे में मैम हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, ये हमारा जो सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन और जो ये हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, ये हमारा पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। हम कैंप में जाकर महिलाओं का सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि हम मानव संसाधन के प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण पर भी काम करते हैं। हम लोगों ने एक झारखंड मॉडल बनाया है। ये झारखंड मॉडल WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 90-70-90 का एक संशोधित रूप है, जिसमें हम लोगों ने अंतिम वाला 90 वाला पार्ट लिया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जब कैंप लगाते हैं तो वो एक 4 आयामी कैंप होता है। हम लोग कैंप पे जाके महिलाओं का इलाज करते हैं, एनीमिया से पीड़ित महिलाएं मिलती हैं, उन्हें आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, गर्भाशय की सूजन, गर्भाशय की जो मुंह की गर्भाशय लीवर की सूजन की महिलाओं को किट 2 किट 6 देते हैं, जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं को किट 2 किट 6 देते हैं। रुको भाई, अभी तुम जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं को हम किट 2 किट 6 की गोलियां भी देते हैं। और क्योंकि हमारा जो झारखंड मॉडल है उसका आधार ही है कि जननांग संबंधी जो सूजन की महिलाएं हैं उनको 100% उनका इलाज करना। वहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे जो लोकल गायनेकोलॉजिस्ट काम करते रहती हैं, वो सरकारी महिला स्त्री रोग विशेषज्ञों को हम लोग कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों से जो इन चीज़ों में डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप क्रायो करने में, वाया स्क्रीनिंग में, लूगल आयोडीन स्क्रीनिंग करने में, जिसे विलाई कहते हैं, इसमें प्रशिक्षित हैं, उन प्रशिक्षित डॉक्टरों से, उन प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञों से इनकी ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उस सरकारी अस्पताल में डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो सेट जरूर लगे, ताकि हमारे जाने के बाद भी स्थानीय लोगों का इलाज स्थानीय प्रशिक्षित महिला स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा, स्थानीय जो मशीन लगी है उसके द्वारा लगातार अनवरत चलता रहे। हमारे जाने के बाद यह रुके नहीं। रांची के सदर अस्पताल में मैंने खुद अपनी वित्तीय सहायता से डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप एंड क्रायो सेट लगाया है। अभी तक हज़ारों हज़ार महिलाओं की उस डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो सेट से इलाज हो चुका है, जिसे मैंने लगवाया है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। हम लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के दूर दराज के इलाके, पश्चिमी सिंहभूम के गुआ, गोलकेरा, टोंटो, चाईबासा, संथाल परगना के देवघर, राजमहल, साहेबगंज,
दुमका, बरहेट, ऐसी जगहों पर एक बार नहीं अनगिनत बार हम गए हैं और मेगा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाया है। जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं को हम लोगों ने इलाज किया है ताकि हमारे इस झारखंड मॉडल से राज्य में सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि यह महिलाओं में महिलाओं की जो मृत्यु दर है उसमें उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण महिलाओं में मृत्यु का सर्वाइकल कैंसर है। और ये जो हमारा जो इलाका है, इस तरह के इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। हम लोगों ने दिल्ली, कोलकाता और अमेरिका से भी कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुला करके स्थानीय सरकारी महिला रोग स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी दिया है। मुझे याद है कि जब एक बार बहुत पहले राजमहल में हम लोग गए थे, वहाँ पर माननीय गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर द्रौपदी मुर्मू मैडम भी आई थी। वहाँ सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ क्रायो करने में डर रही थी, उन्हें लग रहा था कि वेजोवेगल अटैक होगा, लेकिन अब ये लोग धड़ल्ले से क्रायो करती हैं और कैंप में ही जब जिस मरीज को क्रायो की ज़रूरत होती है उसका क्रायो उपचार करके ये लोग मरीज को वापस भेजते हैं। इस तरह हर कैंप में हम 30-40 के करीब महिला स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये काम आज भी हमारा जारी है। इसके अलावा हम लोग कैंप के पहले सहिया लोगों को भी प्रशिक्षित करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार करके, पैम्फलेट बंटवा करके, क्योंकि सहिया ही ऐसे मरीजों को लाती है जिन्हें जननांग संबंधी सूजन के लक्षण हैं या फिर जिनको जो सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी की है। इस कैंप में भी कई सहियाओं ने बहुत अच्छा काम किया। दूर दराज के इलाकों से उन्होंने एक्यूट सर्विसाइटिस, क्रॉनिक सर्विसाइटिस, सर्वाइकल इरोजन के ऐसे केस लाए जो महिलाएं वर्षों से उससे पीड़ित थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को पेशाब में दिक्कत हो रही थी, किसी को कमर में दर्द था, किसी को बदबूदार वाइट डिस्चार्ज था। ये सब सहिया को प्रशिक्षित करके उसके नेटवर्क को यूज़ करके हम लोगों ने काम किया और दोनों ही जगह जामताड़ा में, साहिब राजमहल में हम लोगों ने हज़ारों महिलाओं का इलाज किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड मॉडल हम लोगों ने कैसे बनाया। ये WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 2030 का जो तीसरा भाग है उसको लेकर हम लोगों ने बनाया। पहला भाग है कि 90% जो 19 वर्ष तक की लड़कियां हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाए, और वैक्सीनेशन तो हमारे राज्य में है ही नहीं उपलब्ध। दूसरा भाग है 70% जो प्रजनन क्षमता वाली महिलाएं हैं उनका बहुत हाई बहुत ही हाई एंड टेक्निकल तरीके से स्क्रीनिंग हो जाए, पैप स्मीयर से हो जाए, और ये भी संभव नहीं है हमारे राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तीसरा भाग है कि 90% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग हो जाए। तो अब हम लोगों ने सोचा कि 90% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की स्क्रीनिंग, जो जननांग संबंधी सूजन की 90% महिलाओं की स्क्रीनिंग हो जाए। तो हम लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार किया देश की जानी मानी शीर्ष कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ 2021 में, जब कोविड था। उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ हुआ करते थे। स्वास्थ्य विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह भी हमारे साथ होते थे। तो इस मीटिंग में ये बात निकल के आई कि अगर हम लोग 100% जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं को स्क्रीन करें तो हमारा काम हो सकता है। तो अब हुआ कि इनको हम 100% जननांग संबंधी महिलाओं, सूजन वाली महिलाओं को खोजे कैसे। तो हुआ कि अगर हम 6% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं को चिन्हित करें, ऐसी 6% महिला को निकालें, प्रजनन क्षमता वाली महिला को हम निकालें जनसंख्या से, जिनको जननांग संबंधी सूजन के लक्षण हैं या जो सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी की हैं, तो हम 100% महिलाओं की स्क्रीनिंग में सफल हो जाएंगे। इसके लिए सहिया के नेटवर्क का हम लोगों ने सहारा लिया। उनको हम लोगों ने बताया कि जननांग संबंधी सूजन के क्या लक्षण हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी क्या होती है। तब इन महिलाओं ने वैसी 6% महिलाओं को चिन्हित कर करके हमारे पास लाना शुरू किया। इसके अलावा हम लोगों ने सरकार से इस आशय का पत्र भी कई बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से निकलवाया कि महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में शुक्रवार को सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग अनिवार्य की जाए। और सरकार ने इस आशय का कई बार चिट्ठी निकाला और स्क्रीनिंग अनिवार्य हुई। सरकार के सभी अस्पतालों में स्क्रीनिंग होने लगी और अभी तक हम लोगों ने 5 लाख से भी ज़्यादा ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग की है। ज़रूरतमंदों का दवा देके इलाज किया है और जिनको क्रायोपचार की ज़रूरत थी उन्हें क्रायोपचार भी किया है। और इस साल
माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीमेन डॉक्टर्स विंग IMA झारखंड के कामों से खुश होकर के इसको NRHM का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ऑफिशियल नॉन फाइनेंशियल पार्टनर भी बनाया है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए। और यह वीमेन डॉक्टर्स विंग IMA के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे देश में IMA की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है। पूरे देश की IMA की यह पहली वीमेन डॉक्टर्स विंग है जहां सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए नॉन फाइनेंशियल पार्टनर बनाया है। तो अब हम सरकार के पार्टनर हैं और सरकार के साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की जंग को लड़ रहे हैं और जल्दी हमें इसमें पूरी सफलता मिल जाएगी। अगर घर की महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और अब हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस 9 दिनों में हम अलग अलग 9 माँ दुर्गा के रूपों की आराधना करने वाले हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि उन नई पीढ़ी की महिलाओं को, उन नई बच्चियों को क्या कहिएगा सशक्त नारी और स्वस्थ परिवार, पूरी जो उनकी सशक्तता है, महिलाएं कैसे सशक्त हो, उनके बारे में जरूर बताएं। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर महिलाओं की समान भागीदारी से ही महिला सशक्तिकरण हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी है आर्थिक सशक्तिकरण, क्योंकि जब आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो सामाजिक सशक्तिकरण खुद ही आ जाता है। क्योंकि महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती है तो परिवार में भी उसके निर्णय को लोग लेते हैं, उसकी डिसिसिव पावर होती है, उसकी बातों को लोग मानते हैं और समाज में भी उसका सम्मान होता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है आर्थिक सशक्तिकरण, और इसके लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर महिला को आज की इतना शिक्षित जरूर होना चाहिए कि उसे एक अच्छा जॉब मिल सके, जॉब ओरिएंटेड शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ IA, BA, MA हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, जॉब ओरिएंटेड। जैसे मैं देखती हूँ कि आजकल लड़कियाँ +2 करने के बाद कंप्यूटर का कोर्स करती हैं, तो IA, BA, MA करने से अच्छा है कि आप +2 का कोर्स के बाद कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करें, जो आपके अंदर आपका जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करें। तो वोकेशनल ट्रेनिंग छोटी छोटी चीज़ों की लें, क्योंकि जब आप उस वैसी ट्रेनिंग लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा से जॉब मिल सकता है। जॉब ओरिएंटेड शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ थी डॉक्टर भारती कश्यप, जो कि नेत्र चिकित्सक हैं और उन्होंने अपने बचपन के संघर्ष और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमारे साथ बातचीत की है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी भाई के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।